CBSE board exams just around the corner. वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो कि उनकी लिखने की प्रैक्टिस की वजह से टाइम मैनेजमेंट को वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। किस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, करने चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लास्ट 5 या 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। अब इंग्लिश में तो देखिए हैंड राइटिंग अच्छी होनी ही चाहिए। बस मेन चीज़ क्या है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको ये ज़रूर पता हो कि एग्जैक्टली आपने लिखा क्या है। Hi everyone, this is Sadia Noor and you're watching Gyan Varta's special show Rubaru Silsila Ankahi Baaton Ka. So we have a very insightful conversation lined up for you all. With CBSE board exams just around the corner, we know that how crucial this time is for students, parents and teachers. So to navigate this situation, we have somebody with us who has been awarded with Shiksha Ratna Award in 2008, with Best Educationist Award in 2012 and recently been awarded by the Education Minister of Uttarakhand for his contribution in the field of education. Let's welcome Academic Director of GD Goenka School, Kashipur, Mr. Subodh Kumar Singh जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा आपके ज्ञानार्थी कॉलेज के चेयरमैन आदरणीय श्री संतोष मेहरोत्रा जी को और ज्ञानार्थी कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी की सेक्रेटरी शिवानी मेहरोत्रा मैम को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना जो ये 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो आप सभी के बीच साझा कर सकूं और बच्चों को कुछ बता सकूं कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के महारथी और एक बहुत ही सोशल वर्कर जो हमेशा हर एक के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं और हर एक की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और मेरे बड़े परम मित्र श्री मनोज मिश्रा जी जो कि डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स हैं ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। सर शुरू करते हैं आज की बातों का सिलसिला। CBSE board exams are about just to come. I think next month में they are going to be conducted. लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को 35 ईयर्स से भी ज़्यादा आपको एजुकेशन सेक्टर में एक्सपीरियंस है, जिसमें से 22 साल आई गेस आप एज अ प्रिंसिपल अपनी भूमिका निभा चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। यस श्योर। आपके स्टूडेंट्स NDA ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर चुके हैं, JEE और नीट जैसे टफ एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं। क्या वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो आज आप शेयर करना चाहते हैं? आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल टू आवर टीचर्स कि किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाएं सो दैट देयर स्टूडेंट्स कैन आल्सो अचीव दैट सक्सेस इन देयर लाइफ। देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर क्लास 12 का सिलेबस ही बहुत अच्छी तरीके से कर लिया जाए, अगर आप केवल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी भी ठीक है, उसके साथ-साथ एक रेफ़रेंस बुक भी ज़रूर रखें। साथ में जो सीबीएसई के जो इश्यूड सैंपल पेपर्स होते हैं, सिलेबस को एक बार थॉरोली रिवाइज़ करके और लिखने की प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं बच्चे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, कि उनकी लिखने की प्रैक्टिस की वजह से टाइम मैनेजमेंट को वो फुलफ़िल नहीं कर पाते और कहीं न कहीं पेपर उनका छूट जाता है। हालाँकि उनको पता होता है और किस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, करने चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है पहले मैं बताऊँ कि क्लास 12th का और 11th का सिलेबस को थॉरोली करने के बाद जो 1 या 2 महीने का टाइम मिलता है बीच में कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए, उसमें आप थोड़ा-सा रेफ़रेंस बुक में लेवल थोड़ा-सा हाई कर दीजिए, क्योंकि वहाँ आपने एनसीईआरटी और बोर्ड की तो प्रिपरेशन कर ही ली है। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स भी कर लिए हैं और डिफरेंट सैंपल पेपर्स जो लेटेस्ट सिलेबस और करिकुलम और ब्लूप्रिंट के लिए तैयार हुए हैं, वो भी आपने कर लिए हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि थोड़ा-सा लेवल ऊँचा कर दें, यानी कि कोई रेफ़रेंस बुक, कोई भी रेफ़रेंस बुक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जैसे फिज़िक्स में मैं कहूँगा कि एस.एल. अरोड़ा अच्छी बुक मानी जाती है, और भी कई बुक्स हैं, आप ये ज़रूरी नहीं है एस.एल. अरोड़ा बुक लें, बस लेवल को थोड़ा-सा ऊँचा करके और फिर आपको प्रैक्टिस ये करनी है इस तरह की कि जो लास्ट 5 या 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। और निश्चय ही आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो एमसीक्यू हो या कोई प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हों, उनको करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ज़रूर होने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपके जब भी क्लियर होंगे, तभी आपको रेफरेंस बुक का मटेरियल और समझ में आएगा, जब आपने क्लास 11th और 12th को थॉरोली पढ़ रखा होगा। ये नहीं कि आप एक स्टेप छोड़ दें कि क्लास 11th और 12th के जो आपका सिलेबस है उसको पूरा ना करके सीधे रेफरेंस बुक पे चले जाएँ या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू कर दें, तो कहीं न कहीं आप फिर डिप्रेशन में आ जाएँगे। आपको लगेगा कि शायद दिस इज़ नॉट द कप ऑफ माय टी। तो इस केस में मैं ये कहूँगा कि पूरी तरीके से तैयार करें और हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझकर
जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत है कैलकुलेशन करके देखें और कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपको याद भी आ रहा है डायरेक्ट आंसर, तो अगर टाइम हो तो उसको निकाल कर ज़रूर देखें। सर आपने अभी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट पेपर्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट्स इमेजिन देयर इज अ स्टूडेंट जिसने बहुत पढ़ाई की है एंड एन नंबर ऑफ बुक्स ही और शी माइट हैव स्टडीड, लेकिन देयर इज दिस अनदर स्टूडेंट जिसने कम पढ़ा है लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है और उसको सप्लीमेंट किया है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो हु डू यू थिंक हैव मोर चांस टू स्कोर बेटर? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी लेवल 2 हैं। जैसे अगर मैं जेईई को ही लेना चाहूँ, तो जी। जेईई मेंस और एडवांस अलग-अलग जगह हैं। फिर मैं नीट पे आऊँगा इसके बाद। जेईई मेंस के लो वो बच्चा सही रहेगा जिसने क्लास 11th और 12th का सिलेबस को बहुत अच्छी तरह कर लिया है। जेईई मेंस का सिलेबस भी लगभग सेम है। लेकिन अब होता है एडवांस लेवल पे जाने के लिए। एडवांस लेवल पे जाने के लिए आपको कहीं न कहीं उस लेवल से थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। अगर आपको वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर नहीं भी मिल रहे हैं, तो जो भी ऑनलाइन आपको सब मटेरियल मिल रहा है उस सब्जेक्ट का, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आज भी जेईई एडवांस में भी और नीट में भी जो क्लास 11th-12th में उतना डीपली नहीं पढ़ाए जाते, ये सिलेबस में अब नहीं है कि जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। तो मैं कहूँगा कब सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को कलेक्ट करें कि जो सीबीएसई में रिसेंटली निकाल दिए गए हैं या सीबीएसई में उतना डीपली नहीं पढ़ाए जाते या प्रीवियस ईयर्स में उतना ज़्यादा उसके बारे में क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट हैं, तो उन क्वेश्चंस पे भी ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन दोनों ही बच्चे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एक जेईई मेंस के लिए तैयार है, तो एक एडवांस के लिए भी तैयार है, मेंस के लिए भी तैयार है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी तैयार है। लेकिन मैं फिर एक ही बात कहूँगा कि एकदम जंप करके एडवांस लेवल पर ना आएँ। देखिए स्टेप वाइज़ चलें। पहले आपकी है लेवल कि क्लास 12th में किसी भी तरीके से अबव 95% लाने की कोशिश करें। तो कहीं न कहीं जब काउंसलिंग होती है, अगर इन केस आपका जेईई मेंस में नहीं भी हुआ और किसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं एडमिशन के लिए, तो आपकी परसेंटेज हर जगह मैटर करती है। और उसके साथ-साथ जब आप दूसरे लेवल पर आएँ, तब आप ये देखिए कि जेईई मेंस में ऐसी कौन-सी चीज़ थी, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में या तो नहीं थी या आपने उस टाइम पे उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा, उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करें, उनको समझें और उसके बाद जब आप जेईई मेंस में सेलेक्ट हो जाएँ, तब आप एडवांस लेवल के लिए कुछ जो एडवांस मटेरियल होता है, उसकी स्टडी करें और कोशिश करें कि किसी कोचिंग वगैरह से ना जुड़कर अपनी सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान दें। देखिए सेल्फ स्टडी के साथ-साथ अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। यस, यस यू आर राइट। आपके बारे में सर मैंने पढ़ा है यू आर एमएससी फिजिक्स क्वालिफाइड एंड आप फिजिक्स एचओडी भी रहे हैं, 22 साल आप एज अ प्रिंसिपल रहे हैं, फिजिक्स टीचर आप रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स 100 ऑन 100 ला चुके हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। हालांकि आपने टिप्स बताई हैं हमारे साथ अभी साझा किए, लेकिन फिजिक्स की अगर मैं खास तौर से बात करूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के तौर पर आप दे सके हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बच्चे अक्सर टेंशन ले लेते हैं राइट सर। कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया और फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और कुछ उनके जो उनके एक तरह से सीनियर स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, वो उनको डरा देते हैं कि देखिए फिज़िक्स के पेपर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो टेंशन ले रहे हैं उसमें कहीं न कहीं अब तो अपनी हेल्थ तो आपकी खराब हो ही रही है। उसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी आपकी टेंशन को देख के वो टेंशन में आ जाते हैं। राइट। जबकि मैं आपको बताऊँ और ये ऑब्वियस है कि देखिए आपकी टेंशन लेने से ना तो वो पेपर चेंज होगा जो बन गया है, ना ऐसा होगा कि आपकी टेंशन को देख के वहाँ के जो इन्विजिलेटर होंगे आपको ईज़ी सेट दे देंगे। जो पेपर बन गया है वही मिलेगा आपको। तो टेंशन लेने से केवल क्या होगा कि जो आप याद कर भी पा रहे थे और जो रिटेन कर पा रहे थे, वो कहीं न कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में उतना इफ़ेक्टिवली नहीं लिख पाएँगे। तो टेंशन इसलिए मत लीजिए कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट भी आना है, तो वो केवल आपके लिए नहीं आना, वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस है, तब भी वो सभी के लिए आउट ऑफ सिलेबस होगा जिसमें सभी को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। आप उस टेंशन को छोड़कर हाँ, टेंशन का सबसे बड़ा कारण जो मैंने पिछले सालों में नोट किया वो ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम टाइम में अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं और ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब फ्रेंड को फ़ोन करेंगे और ये पूछेंगे कि आपने कितना कर लिया, तो वो कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ा के आपको कहेगा कि नहीं मैंने तो 2-2 3-3 बार रिवीज़न कर लिया, राइट। सारे टॉपिक्स हो गए। इस बात से आपकी टेंशन बढ़ती है। आपको अपनी प्रिपरेशन लेके टेंशन नहीं बढ़ती। आपको लगता है कि मैं तो पहली बार ही रिवीजन कर रहा हूँ। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है। इतना नहीं है कि अगर आप एक ही बार कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड ने 2 या 3 बार कर लिया होगा, सिलेबस सेम है और कितना वाइड सिलेबस है हर सब्जेक्ट में, लेकिन वो भी आपको डराते हैं कहीं न कहीं। तो हालाँकि हर बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ सही भी बताते हैं कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा, उनकी भी बातों में नहीं आना, जो ये कहें कि अभी तो हमने एक बार भी रिवीजन नहीं करा। आपको तो अपनी स्टडी करनी है, अपने फ्रेंड से बात ज़रूर करनी है सिलेबस को लेके, लेकिन ये बिल्कुल मत पूछिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है या आपने कितनी बार रिवीजन किया है। अब बात रही कि कैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए होता क्या है कि सेकंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में
कहीं न कहीं 15 या 20 डेज़ का गैप हो जाता है। आपकी जो राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, वो लगभग बंद हो गई होती है। तो एक तो हर क्वेश्चन को आप लिख-लिख के याद करें। हालाँकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स, 3 मार्क्स में उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो 1 मार्क के हैं और 2 मार्क्स के हैं, एक तो उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी, स्पीड भी मेंटेन रहेगी। दूसरा जो पेन आप पिछले 4 या 10 डेज़ से यूज़ कर रहे हैं बॉल पेन को, हुँ, उसी को एग्ज़ामिनेशन टाइम में ले जाएँ जिससे कि स्पीड आपकी मेंटेन रहे। ओके। ऐसा ना हो कि नया बॉल पेन खरीदा आपने और जो फ़्लो में नहीं था उससे ज़्यादा लिखना शुरू करा, पता लगा उससे भी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं फ़िज़िक्स में आप पूरा पेपर आप पूरा सॉल्यूशन आप जानते हैं, बस टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले क्या करें आप, सारे सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से रिवाइज़ करें और जब आप देखें कि मेरा पूरा सिलेबस हो गया है, उसके बाद आप सीबीएसई के जो इश्यूड सैंपल पेपर्स हैं, उनको अपने आप सॉल्व करें। सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी देखें, क्योंकि सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी दी है कि आप देखें कि कैसे स्टेप मार्किंग होती है। आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को देना होता है तो आप स्टेप मार्किंग नहीं, स्टेप वाइज़ नहीं चलते उसको। आप क्या करते हैं पहले स्टेप के बाद लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है और आप सीखते हैं ऑनलाइन, जो आप क्लास 12 के साथ ऑनलाइन कोचिंग भी करते रहते हैं, उनको वो ट्रिक्स बताई जाती हैं। लेकिन वो ट्रिक्स यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो फ़ॉर्मूला लिखने के मार्क्स अलग हैं। अगर आपने फ़ॉर्मूले में वैल्यूज़ रख दी हैं, उसके मार्क अलग हैं। अगर आपने लास्ट में रिजल्ट निकाल दिया उसके मार्क्स अलग हैं, रिजल्ट का आपने सही यूनिट लिख दिया उसके मार्क्स अलग हैं। तो एक तो कोई भी स्टेप छोड़िए मत और जहाँ चॉइस है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि न्यूमेरिकल आप तभी कंडीशन में अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों कि ये न्यूमेरिकल मैं पहले कर चुका हूँ और इसको कर सकता हूँ। रीज़न बीइंग कि न्यूमेरिकल अगर आपका गलत हो जाता है पहले स्टेप से, तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएँगे। मान लीजिए आपने फ़ॉर्मूला ही गलत लिख दिया कि क्या वो न्यूमेरिकल में यूज़ होना है, लेकिन थ्योरी में अगर आपने 10% या 20% भी ठीक लिख दिया है, तो आपको कहीं न कहीं मार्क्स ज़रूर मिल जाएँगे। तो जहाँ चॉइस है थ्योरी और न्यूमेरिकल की, हालाँकि करना तो न्यूमेरिकल को ही सेलेक्ट चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में 100% मार्किंग होती है। थ्योरी में आपको कभी भी अगर 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 3 एंड हाफ मिलेंगे। 4 भी मिल जाएँगे अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन न्यूमेरिकल में फुल मिल जाएँगे। लेकिन अटेम्प्ट तभी करें न्यूमेरिकल को जब कम से कम एक बार आपने ऐसा पता हो कि ये न्यूमेरिकल मैं पहले इस तरह का कर चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी कभी आप, हालाँकि ये चीज़ सभी बताते हैं और मैं भी बताऊँगा, कि जो ड्यूरेशन है, जैसे कि पहला एग्ज़ाम क्लास 10 का 15 फरवरी को है, क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का 17 फरवरी को है। फिर उसके एकदम बाद फिजिक्स का है और गैप बहुत कम है, शायद 21st को फिजिक्स का है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फिजिक्स का जो है आप फरवरी 1st से लेके और 10 या 12 तक सिलेबस को कंप्लीट करके एक साइड में रख दीजिए। उसके बाद 12 फरवरी से, क्योंकि आपने फिजिकल एजुकेशन तो साल भर पढ़ी नहीं होती है, तो उसको भी ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि वो भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो भी आपकी परसेंटेज को कहीं न कहीं ऊपर ले जाएगा। तो आप 12 फरवरी से 17 तक, यानी कि 16 की नाइट तक आप फिजिकल एजुकेशन पढ़िए। उधर आपने फर्स्ट से और 11 की नाइट तक अपनी फिजिक्स को बिल्कुल रिवाइज़ करके एक साइड में रख दिया है। कोई टेंशन नहीं है कि अगर डेज़ नहीं भी हैं, तो मुझे एक बार बस रिवाइज़ करना है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि उस गैप में, फिजिक्स वाले में, आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। ऐसा नहीं कि रात के 2-2 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 2 घंटे आप एकदम रात को सोए और सुबह फिर उठ गए। उससे क्या होगा कि कहीं न कहीं आपकी मेमोरी जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी, रिटेनिंग पावर कम हो जाएगी। जबकि फिजिक्स में मेरा ये कहना है, हालाँकि फिजिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा माइंड को फ्रेश रखना है, आपको अपनी रिटेनिंग पावर बढ़ानी है और आपको वो सब भी रिकॉल करना है एग्ज़ाम में बैठ के 3 घंटों में, जो आपने पूरे साल भर पढ़ा है और आपने पूरा सिलेबस रिवाइज़ किया है। तो आप क्या करिए उस गैप में, जो आपने रिवाइज़ किया है एक बार और देख लीजिए कि आप कुछ भूल तो नहीं गए हैं फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करने में, उसको रिवाइज़ कर दीजिए। उसके बाद एक बार फिर आप 3 घंटे का कहीं भी टाइम निकाल कर, हालाँकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस गैप में, चाहे 3 घंटे मत निकालिए, आप 1 घंटा निकाल लीजिए और एक सीबीएसई के पेपर को, चाहे सीबीएसई का पेपर हो, मैं लास्ट ईयर के पेपर इसलिए नहीं कहूँगा पुराने, क्योंकि सिलेबस में बहुत चेंजेज़ हुआ है। ना केवल सिलेबस में चेंज हुआ है, बल्कि ब्लूप्रिंट में चेंज हुआ है, मार्किंग स्कीम में चेंज हुआ है। तो प्रीवियस ईयर्स के बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर मत करिए, उस क्वेश्चन को देख के आप डिप्रेशन में चले आएँगे कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। पता लगा वो सिलेबस में ही नहीं है या उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं आते। जैसे पहले एमसीक्यूज़ बिल्कुल नहीं आते थे, असर्शन और रीज़न वाले नहीं आते थे, केस स्टडीज़ वाले नहीं आते थे। तो उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, केस स्टडीज़ वाले की। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो 15 मिनट्स पढ़ने के सीबीएसई बोर्ड ने दिए हैं, आप उसका बहुत सही से यूटिलाइज़ नहीं करते। आपको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन पे आप आंसर शीट तो खोल नहीं सकते उन 15 मिनट्स में।
और क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी कुछ नहीं लिख सकते, वो चीटिंग का पार्ट माना जाता है। आप एक पेंसिल ले लीजिए और अपने क्वेश्चन पेपर के जो एमसीक्यूज हैं और जो असर्शन रीजन के 16 क्वेश्चन हैं, यानी कि 12 हैं एमसीक्यूज के और 4 हैं असर्शन रीजन के और केस स्टडीज के, इन सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के और उसके आंसर के आगे पेंसिल से डॉट लगा दीजिए। कोई टिक नहीं लगाना, कोई पेपर के ऊपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर फॉर्मूला नहीं लिखना, कोई चीज, क्योंकि वो सब चीटिंग का पार्ट है। केवल डॉट लगा दीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट रीडिंग में जो आपको आंसर रिकॉल करता है, मेरा ये सोचना है और मानना है और प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ है कि वो आंसर सबसे अप्रोप्रिएट होता है। बाद में आप उसको कितने ही कुछ करते रहिए, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो आप डॉट लगाते हुए चलिए। फिर केस स्टडीज में जो आपको टाइम नहीं मिलता, वो होता है उस टेक्स्ट को सही से पढ़ना, क्योंकि जब तक आप उस टेक्स्ट को सही से नहीं पढ़ेंगे, केस स्टडीज पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन 15 मिनट्स में वो भी आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए और पढ़ के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन के आंसर है उस पर आप डॉट लगाना शुरू कर दीजिए। होगा क्या, फिर जब आपका 15 मिनट्स पूरे हो गए, फिर आपको एमसीक्यू से स्टार्ट नहीं करना, एसर्शन रीजन से क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट नहीं करना, केस स्टडी से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि आप मेंटली और साइकोलॉजिकली ये फिट होंगे कि ये चीज मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ और डॉट लगा चुका हूँ। आपको करना है स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन से 5 मार्क्स से। 5 मार्क्स से क्वेश्चन करिए, 3 मार्क्स से करिए, 2 मार्क्स से करिए। अगर लास्ट में आपके पास सारा पेपर करने के बाद लास्ट के 16 क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 मिनट्स भी बच गए हैं, तो आपको ये मालूम है साइकोलॉजिकली आप फिट हैं कि आपने हर आंसर के आगे डॉट लगा दिया है और एक दो के आगे नहीं भी लगा पाए हैं, तो वो शायद आपके अप्रोच से बाहर है, या जो टाइम लेंगे या जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लास्ट के 30 मिनट्स में या 15 मिनट्स में आप वो एमसीक्यूज को जो आपने लिखा था, और एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉपर रीजन नहीं देना, केवल क्या करना है, जैसे आंसर नंबर 1 के नीचे आपको लिख देना ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि ऑप्शन सी क्या कौन सा आंसर था, उसकी क्या वैल्यू थी, उसमें क्या फॉर्मूला लगाना है। चाहे आप भले ही वो फॉर्मूला लगा के एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए बाद में। अगर आपको लगता है कि लास्ट के 16 क्वेश्चंस में आपको टाइम ज़्यादा बच गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपने डॉट लगाए हैं उनको क्रॉस चेक कर लें, दोबारा से सॉल्व करके देख लें, और अपनी आंसर शीट में जो कॉपी का लास्ट पेज है उस पर रफ वर्क करके क्रॉस कर दीजिए। और जैसे, क्योंकि उस पेज को पलट के लाने में बड़ा आसान होता है, आप मान लीजिए फर्स्ट पेज पे लिख रहे हैं और आपने थर्ड पेज को रफ बैक बनाया, तो बार बार उसको खोलना पड़ेगा। या जो ओएमआर शीट है पहली वाली, ठीक, उसके बैक साइड में अगर आप रफ वर्क करेंगे तो उसका इंप्रेशन आपके जो डेटा है उस पर आ जाता है, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाता है। तो आंसर शीट का जो लास्ट पेज है उसको आप रफ वर्क लिख के और वहां पे हमेशा रफ वर्क करिए, लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखिए। चाहे आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर मैं आज सुबह ही पढ़ के आया हूँ और ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैल्यूज में और कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर देता है सीबीएसई कि वो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें जरा सा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मीटर में दिया, आप मीटर में करके आए थे और वहाँ पे वेवलेंथ को उन्होंने एंगस्ट्रॉम में दे दिया, तो वो चेंज को आप वहाँ पे इतने जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए सॉल्व करके जरूर देखें और बिल्कुल भी पेपर में बड़े कूल माइंड से पेपर को वो करें। और अगर टाइम मिल सके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने साथ भी नोट की है और बच्चों ने मुझे बताया, कि जब भी आप पूरा कंप्लीट पेपर कर लें तो उसको कम से कम एक बार रिवाइज ज़रूर करें, हर आंसर को अच्छी तरह पढ़ के देखें, क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं, हमारी थिंकिंग की जो स्पीड होती है और लिखने की स्पीड में बहुत डिफरेंस होता है। हम 3-4 वर्ड आगे सोच रहे होते हैं, लिख रहे पीछे होते हैं, तो कुछ वर्ड मिसिंग मिलेंगे, कुछ फॉर्मूले जो आपको पता है उसमें आप सही सिंबल यूज़ नहीं करे होंगे, आपको पता होगा, लेकिन आपकी जो स्पीड थी वो आपकी थिंकिंग को मैच नहीं कर पाई। तो रिवाइज करने पे आपको कई मिस्टेक्स मिलेंगी, जो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पता था, ये मैंने कैसे कर दी, ये तो मैं सोच भी रहा था। तो रिवाइज भी जरूर करिए सब आंसर्स। वैसे मैं बहुत से सवाल लेकर आई थी, एमफिल फिजिक्स आपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रहा है, लेकिन आपके जवाबों से मुझे लग रहा है मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं। एक सर सवाल और आता है, हैंड राइटिंग के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी हैंड राइटिंग या रीडेबल हैंड राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि बच्चों को ये टेंशन रहती है कि वी आर गुड इनफ इन स्टडीज, लेकिन हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है उनके मार्क्स पर? देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है। जी। अब इंग्लिश में तो देखिए हैंड राइटिंग अच्छी होनी ही चाहिए, और हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं भी है तो मैं सजेस्ट करूँगा, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे बच्चों को ये प्रैक्टिस होती है कि वो वर्ड्स को मिला के लिखते हैं, पेन को उठाते नहीं। राइट। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि जो लगातार पेन को चलाते हैं उनकी हैंड राइटिंग उतनी क्लियर नहीं होती, जो हर एक वर्ड के बाद पेन को उठा के लिखते हैं। तो एक तो आप थोड़ा सा गैप कर लीजिए इंग्लिश में, और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जैसे पीएचई है और आपका होम साइंस है, जिसमें कि आपके हैंड राइटिंग भी देखी जाएगी, मीन्स प्रेजेंटेशन भी देखा जाएगा। तो उसमें आप टाइम ले सकते हैं, क्योंकि वो पेपर इतने लेंदी नहीं होते कि जिसमें आप ये कहें कि पूरे 3.25 घंटे तक या 3 घंटे तक लगातार मुझे लिखना ही पड़ेगा। उसमें आप थोड़ी स्पीड को मेंटेन कर लीजिए, थोड़ा रुक रुक के लिखिए।
थोड़ा सा गैप कर दीजिए एक एक दो दो वर्ड के बीच में। अगर हैंड राइटिंग गंदा भी है तो अगर वर्ड के बीच में गैप कर दिया है, पेन उठा के लिख रहे हैं, अच्छे पेन से लिख रहे हैं, हेडिंग अच्छे डाल रहे हैं, तो बस मेन चीज़ क्या है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको ये जरूर पता हो कि एग्जैक्टली आपने लिखा क्या है। हेडिंग्स को अगर आपको लगता है कि मैं स्मॉल लेटर्स में अच्छा नहीं लिख पाता तो आप अपना हेडिंग को कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए, थोड़ा डेकोरेट कर दीजिए। लेकिन डेकोरेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रेड पेन यूज़ करिए, ग्रीन पेन यूज़ करिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड में यूज़ नहीं कर सकते। आप कैपिटल लेटर्स में लिखिए हेडिंग, और ब्लू ब्लैक से बॉल पेन से उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। लेकिन हाँ, और सब्जेक्ट जो हैं जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, इवन बिजनेस स्टडीज़ भी उसी पार्ट में आता है आपके, इंग्लिश और उसमें जिसमें लिखना पड़ता है। तो हैंड राइटिंग की देखिए, अब इस स्टेज पे आकर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करें तो ये तो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है। पर इतना यही होगा कि क्योंकि सब्जेक्ट्स में आपको टाइम मिल जाएगा, आप धीरे धीरे लिखिए, थोड़ा लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं। हालांकि वो लाइन छोड़कर भी अच्छा नहीं माना जाएगा क्लास 12 स्टैंडर्ड पे। बस वर्ड्स के बीच में गैप कर दीजिए, हेडिंग बनाइए प्रॉपर, और एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा शुरू करें तो कम से कम 3 या 4 लाइन के बाद करें। कोशिश ये करें कि एक ही में ना मिला दें। अक्सर क्या देखा जाता है कि बच्चे पता ही नहीं लगता कि दूसरा आंसर कब शुरू हो गया। लेकिन जो आपने कहा कि बाकी सब्जेक्ट्स में, देखिए बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा नहीं है, फिजिक्स में भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, अकाउंटेंसी में भी हैं, बिजनेस स्टडीज़ में भी हैं, इकोनॉमिक्स में भी हैं, सभी सब्जेक्ट में हैं, आपकी पॉलिटिकल साइंस में भी। आप क्या करिए उसमें कि देखिए जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, एक तो वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखिए। तो आप क्या करते हैं कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको इतना लेंथी बना देते हैं, जिसकी वजह से जो केवल 12 मिनट्स में पूरा होना चाहिए था या 10 मिनट्स में, उसको आप खींच के 30 मिनट्स तक ले जाते हैं। क्योंकि आपको तो उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन आप अप्रोप्रिएट वर्ड्स को ही यूज़ करके और वर्ड लिमिट को पूरी तरीके से फॉलो करके उसका आंसर लिखिए। और 100% जो आपके फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, देखिए हैंड राइटिंग का वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर के लिए आप पूरी तरीके से अननोन है, उन्हें नहीं पता, उन्हें आपकी कॉपी को देख के ही आपके बारे में जजमेंट लेना है कि ये बच्चा किस लेवल का है। आप शुरू के जो 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं, हो सकता है बाद में आप स्पीड बढ़ानी पड़े या आपका हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं आए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि शुरू के 10 या 12 क्वेश्चंस में आप अपना हैंड राइटिंग को, अपने प्रेजेंटेशन को बहुत क्लियर रखें। क्योंकि हम बाद में हम भी समझ जाते हैं कि बच्चे ने शुरू में तो अच्छा लिखा, उसका हैंड राइटिंग भी अच्छा है, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि बाद में उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे या टाइम मैनेजमेंट उसका फुलफिल नहीं कर पाया, तो उसको हम समझ लेते हैं। लेकिन वो बाद में भी आपको ऐसा नहीं लिखना है कि जो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट हर जगह नहीं मिलता। आप सोचें कि मैं ऐसा लिख दूंगा कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। सीबीएसई बोर्ड में कॉपी कई कई लेवल पे चेक होती है। आपके जो हेड एग्जामिनर होते हैं और असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, कई कई जगह कॉपी चेक होके आगे जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हैंड राइटिंग का हाँ है, लेकिन फिर भी इस तरह से जरूर लिखें कि एग्जामिनर के समझ में आए। सर डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? हाँ, देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस क्वेश्चन में ये लिखा है कि डायग्राम बनाना है, जैसे क्वेश्चन आता है कि विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम राइट। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ सपोज ट्रांसफार्मर, हम्म। तो आपको वहाँ पर जो डायग्राम है वो लेड पेंसिल से ही बनाना है। हम्म। और डायग्राम के प्रॉपर लेवल भी करना है डायग्राम को, उसके बारे में प्रिंसिपल लिखना है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क लिखना है, शॉर्ट में अप्रोप्रिएट वर्ड्स में, और वर्किंग भी लिखनी है। लेकिन हर टाइम पर ये जरूर देखना है कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन डायग्राम में जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में तो क्लियर कट नहीं है कि डायग्राम बनाना है, जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल ही आया तो आपको लगता है कि मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वो आप रनिंग हैंड से अपने जो पेन बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं उससे ही बना सकते हैं। कोशिश करिएगा जो लाइनिंग है थोड़ी स्ट्रेट आए, बहुत ज़्यादा जिगजैग ना हो। पता लगा आप तो वायर बना रहे थे सीधा, वो पता लगा कि जिगजैग एक कॉइल टाइप की बन गई, तो इस तरह का भी ना हो। लेकिन जो जिसमें डायग्राम बनाने को आया है, लिख कर आया है, उसको आप अच्छा डायग्राम बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ना लें। क्योंकि डायग्राम का इतना अच्छा इंप्रेशन, क्योंकि ये फाइन आर्ट्स का या आपकी पेंटिंग देखने का टाइम नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है। उनको देखना है कि जो उसमें लॉजिकल सिंबल्स आप यूज़ कर रहे हैं या उसको लेबलिंग कर रहे हैं या उसमें जो कॉइल बना रहे हैं या जो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं या जो डायोड लगा रहे हैं, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। जो आपने बैटरी लगाई है उसमें आपने पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल सही लगाए हैं, बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, तो उन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना। हाँ, मैं ये भी कहूँगा एट द सेम टाइम कि डायग्राम को इतना ज़्यादा उल्टा सीधा भी मत कर दीजिए कि एग्जामिनर को यही समझ में नहीं आए कि आप एक्चुअली बना क्या रहे हैं। तो डायग्राम का रोल है। और दूसरा आपने क्वेश्चन एग्जाम्पल्स का एग्जाम्पल, कितना हाँ रोल है? यस, एग्जाम्पल्स में देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई भी आपका डेफिनेशन आती है, अगर डेफिनेशन 1 मार्क की है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक शॉर्ट एग्जाम्पल
अगर लिखें तब भी सही है, नहीं लिखें तब भी चल पाएगा, क्योंकि वो सीधा कहता है कि 1 कंप्लीट स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर 2 मार्क्स का है तो आपको एग्जाम्पल मालूम है, तो आप 1 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल से एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन एग्जामिनर को पड़ता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने एकदम रटा हुआ नहीं है, एकदम बुकिश नॉलेज नहीं है, वो एग्जाम्पल के थ्रू वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो एग्जाम्पल भी बहुत शॉर्ट में लिखें और अप्रोप्रिएट लिखें। सर, आपने जितनी भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ आज साझा की, एक नेचुरल सी सिचुएशन बन जाती है कि जब हम एक्चुअली एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो आई थिंक इट्स नेचुरल कि हम क्वेश्चन पेपर के सामने आते ही आंसर्स भूलने लगते हैं। हम पैनिक हो जाते हैं एंड टाइम मैनेजमेंट बिकम्स एन इशू। तो उस मेन डे के लिए इन चीज़ों पर कैसे काम किया जाए उससे पहले-पहले? देखिए, एक चीज़ जो है, जो आपको कोई टीचर शेयर नहीं करेगा, मैं अपने बच्चों से हमेशा ये चीज़ शेयर करता हूँ कि जब बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद मुझे फिजिक्स का पेपर दिखाता है, चाहे 35 साल बाद, 36 साल बाद, तो आप विश्वास करिए, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ कि पहली बार में वो पूरा पेपर भी हमारे सिर के ऊपर से एकदम निकल जाता है। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है और ये बच्चों ने कैसे करा होगा। होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और लिखना शुरू करते हैं, हमें सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ है, देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, आप कोई मूवी भी देख कर आए हैं और अचानक जैसे ही आप थिएटर से बाहर निकले और मैं कहूँ कि जल्दी से आप पूरी मूवी मुझे शुरू से लास्ट तक सुना दीजिए, तो आप पे इम्पैक्ट रहता है उस पूरी मूवी का, उस मूवी में क्या-क्या एक्शन हुआ है, क्या-क्या सॉन्ग हुए हैं उसका। लेकिन आप घर आके अगर मैं आपसे कहूँ ये लिख दीजिए, तो आप उसको धीरे-धीरे एक-एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से वहाँ लिख देंगे। तो शुरू में ज़रूर क्वेश्चन पेपर देख के आपको डर लगेगा, लेकिन पहली रीडिंग के बाद जब आप दूसरी रीडिंग पर आएँगे, तो देखना कम से कम वो 80% ईज़ी हो गया होगा, और जब आप उसे करना शुरू करेंगे, तो वो पेपर लगेगा नहीं, ये तो फर्स्ट रीडिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, ये तो बहुत ईज़ी पेपर है। क्योंकि हमारे माइंड में इतने सारे कॉन्सेप्ट भरे होते हैं और एक क्वेश्चन को हम पढ़ रहे होते हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और आगे ये भी माइंड में सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आगे क्वेश्चन कैसे डिफिकल्ट आने वाले हैं, ईज़ी। तो इतनी सारी चीज़ें माइंड में घुसी होती हैं कि हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर माइंड में नहीं ला पाते उस इंस्टेंट पर। इसलिए हमें पहली रीडिंग में पेपर डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि जब आप दूसरी रीडिंग करेंगे और जब करने बैठेंगे, तो आप पाएंगे कि वो क्वेश्चन पेपर बहुत ईज़ी है और आपकी अप्रोच में। तो सॉल्यूशन इसके कि हम उसको ट्वाइस या थ्राइस एक बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। हाँ, क्वेश्चन को देखिए, सीबीएसई ने जो ये 15 मिनट्स का रखा है प्रोविज़न, ये इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें ये आई होंगी ज़रूर। हालाँकि मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि इसी को बेस माना है कि पेपर पढ़ने का टाइम ना दिया जाता है टीचर बच्चों को, इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं। 15 मिनट में आप शुरू के 2 मिनट पहली रीडिंग एकदम क्वेश्चन पेपर की कर लीजिए। ज़्यादा इससे ज़्यादा भी टाइम मत दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए पहली रीडिंग दोबारा से और उसको फिर देखिए कौन से क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने हैं 15 मिनट्स के बाद, किनके आंसर आप पे एकदम क्वेश्चन पढ़ने पर ही आ जा रहे हैं, उस पर डॉट लगा दिए जैसे मैंने बताया। लेकिन प्रॉपर उसको टाइम दीजिए, उन 15 मिनट्स का आप प्रॉपर यूज़ ज़रूर करिए। यही 15 मिनट्स आगे जो आप पेपर सॉल्व करेंगे उसमें इतना यूज़फुल होंगे कि आप खुद एप्रिशिएट करेंगे कि जो 15 मिनट्स मैंने पेपर पढ़ने को दिए, उसका मेरा काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ और पूरा पेपर मैंने उसको अच्छी तरह से कर लिया। सर, एक और सवाल जो मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे करना चाहूँगी, कैसे एग्ज़ाम दें, सिचुएशन कैसे टैकल करें इज़ अनदर टॉपिक, लेकिन ये एक अलग मुद्दा है कि अच्छे मार्क्स लाना या हाई परसेंटेज लाना क्या सचमुच वाक़ई बहुत ज़रूरी है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए, अपने बेस्ट एफ़र्ट्स करिए, अपना बेस्ट एग्ज़ाम में दे के आइए। बाकी आप देखिए, जो भी आपने प्रिपरेशन करी है, अपने लेवल से बेस्ट करिए, अपने लेवल से ऊपर तो जा नहीं सकते। आपने अपना बेस्ट एग्ज़ाम में लिख कर आए हैं। बाकी देखिए, परसेंटेज अगर अच्छी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपके इम्प्रूवमेंट के कई चांसेस मिलते हैं आगे। और लाइफ़ में केवल परसेंटेज ही मैटर नहीं करती, आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। अगर आपकी परसेंटेज आपके एफर्ट्स करने के बाद, आपकी फुल प्रिपरेशन के बाद भी रह जाती है, तो कहीं न कहीं उससे आप सीखेंगे भी कि क्या गलती रही और उन गलतियों को आप सुधारने के बाद आगे बहुत आगे आपकी पढ़ाई होनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने हैं, उसको आप इम्प्रूव करेंगे। बल्कि मैं तो उल्टा कहूँगा कि जिन बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाती है, वो उतना नहीं सीख पाते उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि आगे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, जिनकी कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेशन से कम रह जाती है। हुँ। तो कम वाले जो हैं वो गलतियों को ढूँढ कर उसको इम्प्रूव करके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल देते हैं। और ये देखा गया है कि जो अबव 95% है, वो अक्सर उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उतना ज़्यादा नंबर में क्लियर नहीं कर पाते जितने हमारे 80s वाले और 85 वाले होते हैं। क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि प्रिपरेशन के बाद मैंने क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करी जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स को हाँ, लेके? मैं देखिए पेरेंट्स के लिए तो ज़रूर कहना चाहूँगा। हमने एक्चुअली क्या किया है अपने जीडी गोयनका स्कूल में, हमने हर टीचर को 2 बच्चे उनको एक तरह से डोनेट कर दिए। हुँ। डोनेट इन द सेंस, हालाँकि टीचर सेकंड पेरेंट ही होते हैं, राइट, राइट। लेकिन वो केवल होता है कि हम स्कूल आवर्स में उनका ध्यान रख रहे हैं। हमने हर बच्चे टीचर के नाम पर 2 बच्चे दिए,
वो स्कूल चलने से लेके और स्कूल बाद तक प्लस घर पहुंचने के बाद कब अगर इन केस वो कहीं बाहर पढ़ने भी जा रहे हैं या घर पे कितना टाइम दे रहे हैं उसको, रात को उन्होंने किस सब्जेक्ट को पढ़ा, ये पूरी फीडबैक हमारे टीचर्स जो हैं पेरेंट्स से कलेक्ट करते हैं। कहाँ पेरेंट्स जो है को बच्चा कहीं परेशान तो नहीं कर रहा या कुछ ऐसा तो नहीं किसी सब्जेक्ट में ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो वो टीचर को नहीं बता पा रहा लेकिन अपनी मदर से या फादर से डिस्कस कर रहा है, तो वो चीज़ भी हम लाते हैं फीडबैक, वो हमें बताते हैं। एक मेंटर रिपोर्ट होती है, तो हर 1 महीने पर हमारा टीचर उस बच्चे के पेरेंट्स से डिस्कस करके पीटीएम एक स्पेशल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि वो घर पर कितने घंटे पढ़ा, क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्या-क्या उसको प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर ये बताते हैं कि जैसे उन्होंने पहली रिपोर्ट दी, उस पहली रिपोर्ट के बाद जब कोई एग्ज़ाम होता है, तो हम उसमें ये लिखवा लेते हैं, आप रिपोर्ट में बताइए कि बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या है? उन्होंने लिखा 92%। अब फिर हम रिज़ल्ट आने के बाद देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे की 91% रह गई, तो मेंटर को बुलाते हैं, पूछते हैं कि उस बच्चे से पता करिए कि उसका एक्सपेक्टेशन से कम क्यों हुआ, बल्कि ज़्यादा ही होने चाहिए थे। उस पे वर्क किया जाता है, स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। बच्चों को लगता है कि मैं ऑफ़लाइन में थोड़ा इतना कम्फ़र्ट नहीं हूँ क्योंकि 5 आवर्स स्कूल में दे के आया हूँ, तो मुझे ऑनलाइन कराई जाए, या टीचर्स लेडी टीचर हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट करते हैं। तो इस बार हमने ये चीज़ देखी कि जो हमारी फर्स्ट मेंटर रिपोर्ट थी मई में, जो यूटी 1 के बाद आई और फिर जो सेकंड प्री बोर्ड के बाद आई, तो जो बच्चे की एक्सपेक्टेड परसेंटेज थी, उसमें जहाँ बच्चों का गैप 10% या 5% आ रहा था, मान लीजिए किसी की एक्सपेक्टेड परसेंटेज थी 95% यूटी 1 में, तो मान लीजिए वो 86 पे रह जा रहा था, तो अब सेकंड प्री बोर्ड के बाद कम से कम ये लेवल तो आ गया है हमारे उन टीचर्स के क्लोज मॉनिटरिंग से कि अब वो बच्चा उस एक्सपेक्टेड परसेंटेज के ऊपर आना शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं हमारे जो टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है कि वो न केवल स्कूल में बल्कि अलग भी अपने डिपार्टमेंट में बुलाकर उन बच्चों से ये पता करते हैं कि बताइए ऐसी कौन-सा सब्जेक्ट है, ऐसा आपको कौन-सा एरिया लग रहा है कि जहाँ आपको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, थ्योरी से। इनफैक्ट ये भी पता करते हैं कि अगर आपको घर की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम है और ऐसा लग रहा है कि आपको वो पढ़ाई का, स्टडी का एनवायरनमेंट घर में नहीं मिल पा रहा, तो वो भी बताइए, हम स्कूल में आपका अरेंजमेंट करेंगे। यानी कि हर तरीके से सेकंड पेरेंट भी, कभी-कभी फर्स्ट पेरेंट बन के भी, उनका रोल भी अदा करके हमारे टीचर्स को फुलफ़िल करते हैं। और पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए जो बच्चा है साल भर तो आपने उसको खूब टोका ही है, खूब रोका ही है, अपनी तरह से करा है। अब एग्ज़ाम टाइम में उसे अपनी प्रिपरेशन फ्री माइंड से करने दीजिए, उसे फ्री छोड़ दीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए आपके टोकने-वाकने से वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आपके टोकने से इतना टाइम नहीं है कि वो इतना जल्दी चेंज हो जाए जो साल भर नहीं हुआ। उसे करने दीजिए, बस हाँ, एक क्लोज़ मॉनिटरिंग ज़रूर रखिए। अपना देखते रहिए बच्चे को, कोई उसका खान-पीन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि टाइम से मिल्क और अपना फूड वगैरह लेता रहे। लेट आवर्स में ना पढ़े। ऐसा ना हो पूरी रात पढ़ने के बाद 3 बजे तक पढ़ रहा है और सुबह 10 बजे उठ रहा है या लेट उठ रहा है, ऐसा नहीं है। सुबह की पढ़ाई अच्छी मानी जाती है, चाहे रात को 10 बजे भले ही सो जाए लेकिन सुबह 4 बजे उठकर और लगातार पढ़ेगा पिन ड्रॉप साइलेंस में, तो अच्छा रहेगा। उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। अब इस समय जो चिली सीज़न है, विंटर है, आपको पता है, उसका बहुत ध्यान रखिएगा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके वार्म क्लॉथ्स का भी ध्यान रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अगर वो कोई चीज़ ऐसी शेयर कर रहा है आपसे कि जो उसे लग रहा है कि मैं पेपर देने के लिए फिट नहीं हूँ, तो उसको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइए। हम पे बहुत प्रोफेशनल और क्वालिफ़ाइड काउंसलर हैं, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएँगे। और होता है कुछ बच्चे कि जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन आप अपने लेवल से मत करिए क्योंकि बच्चा कभी अपनी पेरेंट्स की बात को उतना सीरियसली नहीं लेता, जितना कि जो प्रोफेशनल और क्वालिफ़ाइड काउंसलर होते हैं उनकी बात को सुनता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक एग्ज़ाम सिर्फ़ एक बच्चा नहीं दे रहा होता, पेरेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, यस, उसके वेल विशर्स, उसके मेंटर्स, यस, एवरीबॉडी इज़ इन्वॉल्व्ड इन जी, दिस एग्ज़ाम। यस, यस, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज इस इंटरव्यू के ज़रिए बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स एंड क्वेरीज़ क्लियर हुए होंगे। योर वर्ड्स हैव एनलाइटन्ड मेनी ऑफ द माइंड्स टुडे एंड वी रियली होप कि आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें, आपके टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। और मैं आप सबको ये भी शेयर कराना चाहूँगा, हालाँकि इंटरव्यू में लोग जो इंटरव्यू लेने वाले को इंट्रोड्यूस करते नहीं, लेकिन मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा सादिया नूर को कि जिन्होंने अपने मास कम्युनिकेशन में पूरी कुमाई यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल मिला उनको। आपको बहुत-बहुत बधाई। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो एंड गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू फॉर थैंक ऑल यू सर। गुड विशेस। Thank you so थैंक यू much सो sir, मच। for being थैंक with us. यू। So thank you so much to our lovely viewers as well. We will be back soon with another episode. Till then, keep watching Gyan Varta.